हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में तथा इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसके सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक साइमन कमीशन को। देखिए, साइमन कमीशन क्या था, तो इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 84 में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के पश्चात इस अधिनियम के अंतर्गत लागू व्यवस्था के मूल्यांकन हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सभी ने पढ़ा होगा कि भारत सरकार 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि इस अधिनियम को हम लागू कर रहे हैं और 10 साल के बाद में इस अधिनियम के मूल्यांकन किया जाएगा कि 10 सालों के अंतर्गत इस अधिनियम ने क्या क्या प्रोग्रेस की। ये जो बात का उल्लेख था, इस बात का उल्लेख इसी अधिनियम की धारा 84 में उल्लेखित था। ये बात याद रखनी है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग को गठन किया जाएगा। तो आपको स्वाभाविक रूप से यहाँ समझ जाना चाहिए कि जो साइमन कमीशन है, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के मूल्यांकन हेतु गठित किया गया था। ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि इसी प्रावधान के अंतर्गत भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को एक 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की, जिसे साइमन कमीशन कहा गया था। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो साइमन कमीशन की जो गठन की घोषणा है, साइमन कमीशन का जो गठन किया था वो किसने किया था? भारत के उस समय सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड ने किया था 8 नवंबर 1927 को। और जो ये साइमन कमीशन था, ये कितने सदस्य था? ये 7 सदस्यीय कमीशन था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे इस कमीशन में, ठीक है। और जो लॉर्ड इरविन थे उस समय भारत के क्या थे? लॉर्ड इरविन भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। तो इनके सुझाव पर इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। यानी इसके जो सातों सदस्य थे वो सभी क्या थे? अंग्रेज थे, यानी यूरोपीय थे। इस कारण इस कमीशन यानी साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया था। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं साइमन कमीशन के जो 7 सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो देखिए, जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद के 2 हिस्से थे, हम कह सकते हैं। ब्रिटिश संसद के 2 भाग थे एक तरीके से। एक पार्ट का नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स और एक पार्ट का नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स से 5 सदस्यों को लिया गया था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 2 सदस्यों को लिया गया था। अब देखिए, उस समय पार्टियां भी थी, जैसे वर्तमान में हमारे भारत में पार्टियां होती हैं और लोकसभा राज्यसभा जैसे क्या होते हैं, एक संसद के 2 भाग होते हैं, उसी प्रकार ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 भाग थे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के कितने सदस्य थे? 5। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। ये बात आपको नोट कर लेनी है। जिनमें जॉन सबसे पहले नाम आता है जॉन साइमन का। ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे और इस साइमन कमीशन के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा दूसरा नाम है एटली, ये लेबर पार्टी के थे। तीसरा बर्नार्ड हार्टसन, ये लेबर पार्टी के थे। चौथे हैं लैंडफैक्स, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। 5वें थे कार्डिगन, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के थे। 6वें व्यक्ति का नाम है वाथम, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और 7वें थे स्ट्रेथकोना, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के थे। इस प्रकार इन 7 सदस्यों को मिलाकर एक साइमन कमीशन बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के मूल्यांकन हेतु। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल ना होने के कारण भारतीयों ने क्या किया? इसका विरोध किया। इसके पीछे यह धारणा कार्य कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। दूसरे शब्दों में सरकार के इस काम को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन समझा गया तथा ऐसा माना गया कि भारतीयों के आत्मसम्मान को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है। तो एक बात यहाँ से समझनी है कि भाई, जब ये भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अब इसके मूल्यांकन अंग्रेज ही करेंगे और अंग्रेजों ने इस अधिनियम को पारित किया है, तो इसमें पारदर्शिता नहीं होगी। पारदर्शिता के लिए इस कमीशन में भारतीयों को होना अति आवश्यकता। और इससे ये भी स्पष्ट हो रहा था कि भारतीय जो लोग हैं ये मतलब अपनी योग्यता अयोग्यता का फैसला नहीं कर सकते हैं। भारतीयों की जो योग्यता अयोग्यता है इसका फैसला अंग्रेज ही करेंगे। इस कारण इसका क्या किया गया? पूरे तरीके से विरोध किया गया था इस कमीशन का। इसके बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में देखिए कि साइमन कमीशन भारत आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखना 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और ये मुंबई बंदरगाह पर उतरा। इसके विरोध में साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, यानी साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए
और गो बैक साइमन यानी साइमन वापस जाओ का जो ये नारा था ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किसने साइमन कमीशन की आलोचना करते हुए कहा कि जलियांवाला बाग कांड हमारी भौतिक हत्या थी तो साइमन आयोग हमारी आत्मा की हत्या है। और ये जो कथन है ये कथन मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था साइमन कमीशन जब भारत आया था। उसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन का हर तरीके से हर कदम पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। तो इसका सही आंसर होगा 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया, साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, एम ए अंसारी थे। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, फैक्ट्स में देखिएगा कि साइमन कमीशन के विरोध पर मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई और ये दो गुटों में बट गया था। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध पर देखो मुस्लिम कांग्रेस थी, कांग्रेस ने तो पूरी तरीके से इसका विरोध करने का निर्णय ले लिया किस अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में। लेकिन जब मुस्लिम लीग की बात आई कि भाई इसका विरोध करना है कि इसका पक्ष लेना है, तो मुस्लिम क्या लीग थी वो दो पक्षों में बट गई थी, यानी दो गुटों में बट गई। एक गुट था वो साइमन कमीशन के पक्ष में था और एक गुट क्या था, साइमन कमीशन के विरोध में था। तो देखिए जो मुस्लिम लीग थी जब दो गुटों में बटी तो एक गुट बटा मोहम्मद शफी के नेतृत्व में और जो इसका गुट था ये साइमन कमीशन के क्या था, पक्ष में था। और मुस्लिम लीग में एक गुट बना मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में और यह गुट साइमन कमीशन के क्या था, विरोध में था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में साइमन आयोग के बहिष्कार से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया था। तो याद रखना कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जो ये प्रस्ताव था ये सारे राष्ट्रीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के समर्थन से पास भी हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था भारत के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले लोग थे एक तो मोहम्मद शफी का मुस्लिम लीग से अलग हुआ गुट। ठीक है, एक बात है गुट पार्टी थी जो मोहम्मद शमी के नेतृत्व में अलग हुई थी मुस्लिम लीग से। इसके अलावा क्या थी, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने भी साइमन कमीशन का क्या किया, पक्ष लिया था। ये साइमन कमीशन के क्या थे, समर्थन में थी ये तीनों पार्टियां। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यानी मुस्लिम लीग का एक गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, ये तीनों की तीनों पार्टियां क्या थी, साइमन कमीशन के पक्ष में थी, समर्थन में थी। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखिए कि साइमन आयोग के विरोध के दौरान घायलावस्था में किसने कहा था कि मेरे शरीर पर लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर ठुकी एक एक कील साबित होगी। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय के ये शब्द हैं। लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या है कि ये जब साइमन कमीशन का, साइमन आयोग का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो जो जनरल सैंडर्स थे, सैंडर्स के नेतृत्व में इस विरोध के दल पर यानी इन आंदोलनकारियों पर, विरोधकारियों पर क्या लाठी चार्ज किया गया। और उस लाठी चार्ज में जेपी सैंडर्स के आदेश पर जो लाठी चार्ज चल रहा था उस लाठी चार्ज में क्या होता है कि लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था में इस बात को कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी कि लाहौर से साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। यानी जब ये घायल हो गए तो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, इस कारण की क्या हो गई, 17 नवंबर 1928 को क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब क्या होता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु पर दिए गए वक्तव्य व कथन सुन लीजिए। हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने, भारत के राजनेताओं ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और अपने अपने कथन व वक्तव्य दिए। हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था कि उनके आकस्मिक मृत्यु से राष्ट्र पर आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है और इससे प्रत्येक देशभक्त की व्यक्तिगत हानि हुई है। और इसके अलावा महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था कि आज भारतीय गगनमंडल के एक महान नक्षत्र का लोप हो गया। जब तक भारतीय आकाश में सूर्य चमकता रहेगा लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति मर नहीं सकते। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु से भारतीय राष्ट्रवाद के एक अग्रणी नेता का अंत हो गया। तो ये इस प्रकार हमने रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के वक्तव्य बताए थे, आपको बताए हैं।
लाला लाजपत राय की मृत्यु के समय दिए गए थे इनके द्वारा। ये वक्तव्य इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं कि ये वक्तव्य किसने दिया था, ये कथन किसने दिया था। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि इस साइमन कमीशन के विरोध में जो आंदोलन चलाया जा रहा था, साइमन कमीशन के विरोध में, इस विरोध में जवाहरलाल नेहरू भी घायल हुए थे, तो उनके बारे में भी देख लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू व पंडित गोविंद वल्लभ पंत साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठी चार्ज में किस स्थान पर घायल हुए थे, तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। ठीक है, और लाला लाजपत राय कहाँ पे हुए थे, लाहौर में। ठीक है, लाला लाजपत राय, ला से लाहौर। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय कहाँ पे घायल हुए, लाहौर में, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हुए थे लखनऊ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लाहौर लाठी चार्ज के दोषी जेपी सैंडर्स जो सहायक पुलिस अधीक्षक थे उस समय की गोली मारकर हत्या किसने की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स की क्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन क्रांतिकारियों ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर सैंडर्स को गोली मारी और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है साइमन कमीशन भारत 2 बार आया था। पहली बार 3 फरवरी को आया था 1928 में, फिर ये 31 मार्च तक 1928 तक भारत में रहा। उसके बाद में क्या होता है कि अक्टूबर 1928 में फिर से ये भारत आता है और अप्रैल 1929 तक भारत में रहता है और इसका मूल्यांकन और समीक्षा करता है भारत शासन अधिनियम 1919 की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कब की थी, तो याद रखना है 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, ये बात भी नोट करनी है। इस रिपोर्ट में होता क्या है कि इस रिपोर्ट में, साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट में क्या होता है कि इसमें भारतीय संविधान के ढांचे को संघीय बनाने की बात तो की गई थी, परंतु केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात नहीं की गई। लेकिन याद रखना है केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने प्रांतों में उत्तरदायी शासन की बात कही थी। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट इन्होंने अगली रिपोर्ट में अगली बात कही थी कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति होगी, लेकिन उन्होंने क्या है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की बात कही थी, परंतु गवर्नरों के अधिकार में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की थी। इसलिए भारतीयों ने इसको क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया और साइमन कमीशन क्या हो गया, असफल हो गया था। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका क्या योगदान था साइमन कमीशन में, तो इनके बारे में भी जान लीजिए कि बंबई में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, ये उसके क्या थे, सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया, इसके सहयोग के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के सदस्य कौन बने थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन व श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है साइमन कमीशन को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। ये थे दोस्तों साइमन कमीशन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो के सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड बताए हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, उनको बताइएगा यहाँ पे टॉपिक वाइज कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करा के टॉपिक कराया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।